भी अंश घूर्णन गति कर रहे हैं, परिवेशी अंश घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति कर रहे हैं, और परमाणु संपूर्ण में कंपनात्मक गति है। कंपनात्मक गति का मतलब अगर परमाणु के स्पिन मोशन को आप देखोगे तो वो ऐसे नहीं दिखेगा, ये वाला मोशन नहीं दिखता है, उसमें ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है वो, ऐसे, मतलब उसकी एक्सिस जो है वो भी डांस करती है। धरती के साथ भी ऐसे ही होता है। ये जो एक्सिस का डोलना है इसी का नाम कंपनात्मक गति है। ठीक है, कंपनात्मक गति स्पंदन को नहीं कह रहे, ये कंपन नहीं है, इसे स्पंदन कहलाता है। जो उसका जो ऑर्बिट देखिए ना, परमाणु का जो ऑर्बिट है वो एक प्लेन में नहीं है, उसका प्लेन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो वो प्लेन जो चेंज हो रहा है उसमें उसका इफेक्ट उसके न्यूक्लियर पार्टिकल्स पे भी जाता है, वो उसके साथ एडजस्ट करते हैं, इसलिए एक्सिस चेंज होती है ना। इसको बोला आकर्षण प्रत्याकर्षण। वो वाइब्रेशन नहीं है, कंपन है ना। तो कंपन जो है वो, हाँ, ऑर्बिट प्लेन चेंज होने से मतलब पूरे परमाणु का वही कंपन के रूप में है। हाँ हाँ, है ना। तो परिवेशी अंशों का जो गति है वो एक आकर्षण के आधार पे है ना, उनका जो वर्तुल है वो आकर्षण के आधार पे होता है नाभिक के साथ, और नाभिक के अंशों का प्रत्याकर्षण होता है उनके साथ, इसलिए पूरे परमाणु के अंदर कंपनात्मक गति बनती है ना। ये भाषा आएगी आप भौतिकवाद में तब डिटेल में कर लेंगे, है ना, ये अभी थोड़ा ही है। तो अभी मूल मोटी बात यही है कि ये उसकी एक्सिस घूमती है ऐसे पूरे परमाणु की, वही कंपनात्मक गति है ना। तो एक्सिस कहां से आ गई अभी, ये एक्सिस क्या चीज है। तो जो परमाणु अंश हैं उसकी जब बात करेंगे, कोई भी परमाणु अंश जो है उसके अंदर चुंबकीय बल संपन्नता क्या है, चुंबकीय बल संपन्नता। कोई भी चीज जिसमें चुंबकीय बल होता है उसका सर और पैर होता है ना, उसमें दो पोल्स होते हैं, यानी सर और पैर होता है सामान्य भाषा में बोले तो, है ना। एक को सर मान लीजिए, एक पोल को, दूसरे को पैर माना ही जा सकता है। चुंबकीय बल कहां से आ गया, क्योंकि सत्ता में भीगा हुआ है, सत्ता में भीगे होने के कारण ऊर्जा संपन्नता, ऊर्जा संपन्नतावश बल संपन्नता, बल संपन्नता चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में व्यक्त, ये भाषा है। समाधानात्मक भौतिकवाद में आएगी आपके सामने, है ना, और भी शायद व्यवहार दर्शन में भी कहीं दिया हो सकता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल, देखिए विज्ञान से इधर भेद क्या है, विज्ञान में जो चार्ज है उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना है पार्टिकल की, और जो मैग्नेटिज्म है उसको रिजल्टेंट प्रॉपर्टी माना है। जब दो चार्जेस की इंटरैक्शन होती है तो मैग्नेटिज्म रिजल्टेंट प्रॉपर्टी के रूप में देखने को मिलता है। इधर फंडामेंटल अलग है, इधर मैग्नेटिज्म फंडामेंटल प्रॉपर्टी और चार्ज जिसे कह रहे हैं वो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैग्नेटो इलेक्ट्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा इशारा
कि हाँ मैग्नेटिज्म जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मैग्नेटिज्म है, सब में, ठीक है। मैग्नेटिज्म होने की वजह से उनका एक ओरिएंटेशन है, यानी उसका कोई सर और पैर है, यानी दिशा निर्धारित हो गई इकाई में। अगर मैग्नेटिज्म ना हो तो उसका सर क्या है, पैर क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट कैसे निर्धारित करोगे? मैग्नेटिज्म होने से उसके दो पोल हो गए, दो पोल होने से एक दिशा बन गई, एक दिशा के रेफरेंस में बाकी सब दिशा की गणना की जा सकती है, ठीक है ना? ये समझ में आता है? तो ओरिएंटेशन इकाई में कहां से आया? मैग्नेटिज्म से आ गया। आ गया मतलब ओरिएंटेशन का आधार क्या है? ओरिएंटेशन का आधार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी। तो इस लेवल पे भी इकाई का कोई सर है, कोई पैर है, कोई मुंह है, कोई पीठ है, यानी उसकी ओरिएंटेशन है। इसकी रेलेवेंस क्या है? इसकी रेलेवेंस ये है कि इसके आधार पे अलाइनमेंट्स बनते हैं। आप एक अलाइनमेंट तो आप लोग स्कूल में पढ़ाते ही हो, है ना, कि जो अगर कोई एक मैग्नेट है ना, और दूसरी मैग्नेट है ना, तो इनके अंदर आकर्षण होगा क्योंकि इनके लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, है ना, वो सिद्धांत आप बताते हो। ये क्या है? ये ओरिएंटेशन होने की वजह से अलाइनमेंट्स होते हैं। कैसा ओरिएंटेशन है वैसा फोर्स बनेगा। लाइक पोल्स का ओरिएंटेशन है तो रिपल्शन आएगा, अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये जो एटॉमिक लेवल पे जो इंटरैक्शंस हैं सारी, उसमें ये ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा रोल है ना। तो नाभिक के अंदर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई विज्ञान बोलता है कि वो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो इतने सारे रिपेल करने वाले एक साथ कैसे इकट्ठे हो गए? अगर आप चार्ज को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हो तो सब में पॉजिटिव चार्ज है, तो साथ में कैसे हो गए? तो फिर कोई कल्पना करनी पड़ती है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो बांध के रखती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कल्पना कहां से आई? इसी वजह से कि प्रोटॉन कैसे साथ में, समझ में नहीं आता। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे विज्ञान के इतिहास की तो इसी आधार पे वो आया है ना। पर अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म है तो साथ हो ही सकते हैं, उनको ओरिएंटेशन ही तो ठीक करनी है अपनी। तो सही ओरिएंटेशन में अट्रैक्टेड रहेंगे, है ना, दूसरी ओरिएंटेशन में रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस में तब ऐसे रहते हैं, सहवास ऐसे करते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो इसलिए साथ रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है? हाँ भाई, माइक माइक। तो फिर ये सहअस्तित्ववादी विज्ञान के अनुसार दो अलग परमाणु अंश, अलग अलग टाइप के अंश नहीं है, एक ही टाइप के अंश है। अभी आते हैं ना उस पर, ज्यादा जल्दी स्टेप नहीं भागते ना, धीरे धीरे सबके साथ चलते हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी अंश ही बोला हूं, मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं, ये तो अंश की बात ही है, परमाणु अंश। अंग्रेजी में बोलेंगे तो सब एटॉमिकल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। हाँ, नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल पे। कोई भी पार्टिकल होगा, आप उसका टुकड़ा भी करोगे तो भी वो चुंबकीय होगा। इसके भी अगर टुकड़े होते हैं ना, जो जैसे वो करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर में, तो उसमें भी आपको इसके चुंबकीयता मिलेगी।
माइक दीजिए। में एक डिफरेंस वो जानना चाहता हूँ, अगर मैग्नेट है जो नॉर्मल मिलता है अभी, उसमें जो चुंबकीय बल संपन्नता है वही यहाँ पे ये है या थोड़ा वही है, different? वही है, वही है। जिस वस्तु में स्थूल स्तर पे चुंबकीयता देखने को मिलती है, इसमें प्लास्टिक में नहीं देखने को मिलती, वो कहाँ गई? क्या ये चुंबकीयता जो होती है ये एक फील्ड के रूप में होती है ना? यानी इसके आसपास एक वो प्रभाव क्षेत्र बना के रखता है। एक चुंबक को लाओ, दोनों के पोल जाओ, पास आने से पहले ही उसमें एक फोर्स फील होने लगती है ना, क्योंकि दोनों के फील्ड जो हैं वो है प्रभाव क्षेत्र। जहां तक उसकी चुंबकीयता प्रभावी है वहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र है, तहां वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है ना? तो इन फील्ड्स के अंदर क्या होता है, जब एक इकाई और दूसरी इकाई जुड़ती हैं, इसमें एडिटिव सब्ट्रैक्टिव विधि से फील्ड्स कंबाइन करते हैं, यानी एक में सम प्रभाव रहता है, एक में विषम रहता है। ये चुंबकीयता के जो प्रभाव क्षेत्र हैं, मतलब एक विधि से दोनों मिलकर डबल हो जाते हैं, एक विधि से दोनों मिलके चुंबकीयता को खत्म कर लेते हैं। मतलब खत्म नहीं होती है, वो प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है, रिजल्टेंट। तो ये ओरिएंटेशन की वजह से ही होता है। तो जो अभी हमारे को स्थूल स्तर पे चुंबक मिलती है, उसमें सारे के सारे अणु इस तरीके से हैं कि उसके अंदर वो बड़ा होता है चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र, इसलिए वो पता चलता है। स्थूल स्तर पे लोहे के जैसे बनी चीजें हैं, उनके परमाणुओं का अलाइनमेंट ऐसा है कि वो चुंबकीय प्रभाव को ग्रहण कर सकते हैं। ये सब समझ में आता है, पूरा जो स्थूल स्तर का विज्ञान अब बड़े आराम से। ठीक है ना? विज्ञान में भी ऐसे बोलते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कारण कुछ और बताते हैं, वो तो चार्ज बताते हैं, लेकिन एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो उसके बाद जो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है ना चीज़ों को बताते हैं, वो उसी हिसाब से बताते हैं कि उनके अलाइनमेंट्स के साथ, मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट्स के हिसाब से। ठीक है? लेकिन फंडामेंटली मैग्नेटिज्म जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर है फंडामेंटल लेवल पे तो वो मैग्नेटिक है। ठीक है? इतना हो गया, आगे बढ़े। तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, न्यूक्लियस में 10, 20, 50 जैसे भी जो परमाणु है उतने हो सकते हैं। तो एटम कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु तो जीवन विद्या के हिसाब से 121 प्रकार के एटम्स हैं, 121, जिसमें से 120 जिनको हम फिजिकल एटम्स कहेंगे और एक कॉन्शियस एटम है, यानी जड़ परमाणु 120 हैं और एक चैतन्य है ना। ये प्रजातियां कहते हैं इनको, है ना, टाइप्स ऑफ एटम, परमाणु प्रजाति। हाँ, 121 धरती पे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, वो जरूरी नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो अस्तित्व में ही वही बोल रहे हैं ना, अस्तित्व में परमाणु की प्रजातियां 121 है ना। हर प्रजाति के लिए कोई अनुकूल वातावरण है, हर रचना के लिए कोई अनुकूल वातावरण है, ये तो बात हो ही चुकी है। तो धरती पे वो हैं जो मानव शरीर रचना के लिए जो अनुकूलता है, उसके अनुरूप जो परमाणुओं की आवश्यकता है वो सब है। ठीक है ना? पर धरती के विकास क्रम में कभी ना कभी ऐसी प्रजातियां रही होंगी जिनके प्रभाव में कुछ क्रियाएं सुनिश्चित होनी थी, वो हुई। अब उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो प्रजाति अब नहीं है। उनका जो
अनुकूलता का वातावरण है उनके बने रहने के लिए, उसकी ताप दाब की स्थितियां अलग हैं। जैसे धरती की गर्भ में जो परमाणु होंगे, जरूरी नहीं है वैसे परमाणु धरती की सतह पे हो, है ना? ठीक है। तो परमाणु की प्रजातियां कितनी हैं? 121 प्रकार, जिसमें से जड़ प्रजाति 120 और चैतन्य प्रजाति 1। इसकी भी चर्चा करेंगे कि एक पे कैसे आ गए, ये एक कहां से आ गया, क्या है ना? तो 120 जड़ प्रजातियों में देखें तो ये जो संरचना है जिसमें हाइड्रोजन जिसका नाम है, जिसमें एक केंद्र में और एक परिवेश में है ना? तो केंद्र में नाभिक में एक ही है और परिवेश में एक ही है। ये सबसे कम संख्या अंशों की संख्या वाला परमाणु है। तो परमाणु की प्रजाति का आधार अंशों की संख्या से है, उनके गठन से है ना? तो प्रजाति जो है वो अंशों की अंश